जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आप थंबनेल के ऊपर देख रहे होंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 और यहाँ पर मैं इसके रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बात करने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। फॉर्म स्टार्टिंग डेट, सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट के बारे में, एलिजिबिलिटी ये थोड़ा सा बदलाव होने वाला है। यहाँ पर मैं बिल्कुल फुल डिटेल से बात करूँगा कि कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है। एज से रिलेटेड भी एक दिमाग में क्वेश्चन बना हुआ कि एज लिमिट के बारे में क्या बात है, यहाँ पर उसमें थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारे दिमाग का क्वेश्चन है और हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि जो नेट और जेआरएफ पास करने का रेशियो है वो 1%, 6% रहेगा या 2%, 12% रहेगा। साथ साथ मैं यहाँ पर बताऊँगा कि नेट और जेआरएफ के क्या क्या फ़ायदे हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, और न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या है फ़िलहाल में। अब जो 2022 में पेपर होगा इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आपके जितने भी तमाम क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में बने हुए हैं उन सभी को मैं यहाँ पर बिल्कुल फुल डिटेल से आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर करें। मैं अजय कुमार शर्मा, मेरा टोटल 3 बार जेआरएफ है। अभी जो पेपर हुआ था उसमें भी मेरा जेआरएफ हुआ था। देखो, नेट जेआरएफ दो तरीके से होता है, एक सीएसआईआर नेट होता है, एक यूजीसी नेट होता है। सीएसआईआर नेट में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं जो साइंस वाले कैंडिडेट का होता है जिन्होंने एमएससी की हुई होती है, ठीक है। और यूजीसी नेट ऑलमोस्ट इसमें 81 सब्जेक्ट है, कहीं पर 86 सब्जेक्ट भी मेंशन कर देता है। और ये ऑलमोस्ट आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का होता है, स्पेशली उन सब्जेक्ट का जो आर्ट्स के हैं जिन्होंने एमए की है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट लिस्ट आपको पता होगा, नहीं पता तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, मास्टर डिग्री के बारे में सभी को पता है कि मास्टर डिग्री यहाँ पर कंपलसरी है, लेकिन मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ। यदि आप मास्टर डिग्री के अपेयरिंग में हो, अपेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप फाइनल ईयर में हो, नहीं। आपने सपोज डेट अब जुलाई में एडमिशन लिया, ठीक है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दिसंबर वाले पेपर के लिए, ठीक है। आप जिस दिन मास्टर डिग्री में के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल ठीक उसी टाइम आप नेट जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप मास्टर डिग्री के लिए, एमए के लिए, एमकॉम के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो जिस दिन, उसी दिन आप नेट के फॉर्म अप्लाई करने के लिए, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज डैट आपने जून में एमए में एडमिशन ले लिया, जून 2022 में, तो आप जो दिसंबर वाला पेपर होगा 2022 में उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि यदि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपकी मास्टर डिग्री में एग्रीगेट मिनिमम 55% होनी चाहिए, और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हो तो आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे। ये समझ में आ गया होगा, अपेयरिंग वाला सिस्टम भी और मास्टर डिग्री वाला भी। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करें। देखो, एज लिमिट में पहले जो एज लिमिट थी, देखो नेट के लिए यहाँ पर कोई एज लिमिट फिक्स नहीं है। एज लिमिट फिक्स है जेआरएफ के लिए। जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट थी वो पहले, अब तो 2020-2021 में तो केवल एक ही पेपर हो रहा है एकेडमिक सिचुएशन खराब होने की वजह से। लेकिन उससे पहले जब पेपर 2 बार होता था तब जेआरएफ के लिए मैक्सिमम एज थी, वो थी 30 साल। कितनी थी? मैक्सिमम 30 साल थी। लेकिन अभी जो पेपर हुआ है फिलहाल में, इसमें नोटिफिकेशन में थोड़ा सा चेंज करके और जेआरएफ के लिए जो जनरल की एज है और ईडब्ल्यूएस की एज है उसको बढ़ाकर 31 साल कर दिया गया, ठीक है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि जो अब पेपर होने वाला है इसमें भी 2 शिफ्टों को आपस में मर्ज किया जाएगा, क्या यहाँ भी जेआरएफ के लिए एज 31 मानी जाएगी? तो जी हाँ, बिल्कुल। ये जो पेपर होने वाला है जून 2022 में, इसमें भी 2 शिफ्टों को मर्ज किया गया, एक दिसंबर 2021 को, एक जून 2022 को। इन दोनों को आपस में मर्ज किया गया है। तो यहाँ पर जेआरएफ के लिए जनरल की जो और ईडब्ल्यूएस की जो एज है वो 31 साल होने वाली है। और ध्यान रहे, ये 31 साल केवल मेल के लिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो मेल हैं वो अब की बार
31 साल की एज तक भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं ओबीसी, एससी, एसटी और ऑल फीमेल के लिए। यहाँ पर ऑल फीमेल में जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी, इन सभी कैटेगरियों की फीमेल काउंट हैं। ठीक है, तो इनकी जेआरएफ के लिए जो एज है वो 35 है। कितनी? 35 है पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन अब ये फिलहाल 36 की एज तक भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल हैं वो 31 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि साल में एक बार पेपर होने की वजह से इन्होंने क्या किया, एक एक साल का एक्स्ट्रा चांस दे दिया है। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट वे में। यदि आप जून 2022 में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो और जनरल ईडब्ल्यूएस से आप मेल हो तो आप 31 साल की एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि आप फीमेल हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, या फिर आप ओबीसी, एससी, एसटी के मेल हो, तो आप 36 साल की एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस बार। बाकी फिर साल में यदि 2 बार पेपर होने लग जाएगा तो वापस वही 30 साल और 35 साल का क्राइटेरिया लागू हो जाएगा। नेट की यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, आप मरो तब तक नेट का पेपर दे सकते हो। ठीक है, 100 साल की एज में भी आप नेट का पेपर देकर अपना रिकॉर्ड बना सकते हो। अब देखो, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा एक बहुत ही शानदार एक आपका जो जेआरएफ का सपना है उसको पूरा करने का एक जो मीडियम है उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, आपको पता होगा मेरा अब की बार भी जेआरएफ था, उससे पहले 2 बार भी जेआरएफ था। तो अब आप एक मौका उठा सकते हो एक जेआरएफ होल्डर के साथ पढ़ने का जिसने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और जो पिछला बैच था 2021 में जो पेपर हुआ था, इसमें हमारे ज्योग्राफी से टोटल 17 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। ठीक है, नेट वालों की ओवरऑल में संख्या काउंट करूँ फर्स्ट पेपर को मिलाकर तो लगभग 100+ कैंडिडेट थे जिनका यहाँ से नेट क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, तो आप मेरी गाइड में रहकर बिल्कुल 100% मैं कंप्लीटली रूप से गाइड करूंगा। बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। मेरा टारगेट केवल जेआरएफ है, नेट का मैं कोई टारगेट नहीं लेता। और यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना और उस सपने को आप पूरा करना चाहते हो तो मेरा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। एक बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें ज्योग्राफी में टोटल 100 कैंडिडेट और फर्स्ट पेपर में टोटल 200 कैंडिडेटों का। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, 3 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है बैच। फर्स्ट पेपर की जो चार्ज है वैसे 700 रुपये, लेकिन हमने 2 दिन के लिए ओनली 600 रुपये रख रखा है। कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, सारा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। सारा वो कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे कि आप अपने जो टारगेट है कि फर्स्ट पेपर में हमारे 40+ क्वेश्चन ठीक हो उसको प्राप्त कर सकें। बात की जाए ज्योग्राफी का हमारा ऑलमोस्ट चार्ज रहता है 900 रुपये, लेकिन अगले 2 दिन के लिए हमने चार्ज रख दिया ओनली 800 रुपये। कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना। हमारा टारगेट है ज्योग्राफी में 80% प्लस स्कोर करना, मतलब कम से कम 80 क्वेश्चन ठीक करना। तो ये आपका जो टारगेट है उसको आप अचीव कर सकते हो हमारे साथ तैयारी करके। इस टारगेट को पाने के लिए जो जो बेस्ट कंटेंट हो सकता है, जो जो इम्पोर्टेंट कंटेंट हो सकता है, हर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा किस केवल इसी चार्ज में। आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखते हो कि सर हमें बैच लेना है, वहाँ मत लिखो, डायरेक्टली ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, कॉलिंग नंबर है, डायरेक्ट कॉल करो, मैसेज करो और डाउट क्लियर करो। ठीक है, तो आप यदि जून 2022 में जेआरएफ निकालना चाहते हैं तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि नेट जेआरएफ के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। देखो, यदि आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आप एक तो पीएचडी में बिल्कुल सिंपली तरीके से एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे आपके पास अदर ऑप्शन खुल जाते हैं। बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं लाइफ बिल्कुल सिक्योर कह सकते हो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कर सकते हो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट है। आप प्रिंसिपल बन सकते हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप प्रिंसिपल बन सकते हो। प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल बन सकते हो, वाइस प्रिंसिपल बन सकते हो। आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो। देखो, साइंटिस्ट के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है या तो नेट होता है या फिर पीएचडी होता है। तो नेट होगा तो ही पीएचडी होगी और पीएचडी होगी तो फिर आप असिस्टेंट साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजों में आप जॉब कर सकते हैं एज ए लेक्चरर।
यदि आपका जेआरएफ होता है तो आपको ये सारे बेनिफिट तो मिलेंगे, साथ ही साथ में आपको लगभग 30 लाख के आसपास की फेलोशिप मिलेगी पीएचडी के दौरान। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां से स्पेशली जेआरएफ वाले कैंडिडेटों के लिए वैकेंसियाँ निकलती हैं, ठीक है। उनको बहुत अच्छी पे किया जाता है, बहुत अच्छा खासा पेमेंट किया जाता है उन लोगों को, जेआरएफ वालों को। तो आप जेआरएफ पास करके ये ऐसे बहुत सारे अदर ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिस होते हैं जहाँ से एज ए रिसर्चर की वैकेंसियाँ निकलती हैं, ठीक है, शोधकर्ता की वैकेंसियाँ निकलती हैं। जैसे कोई भी आप जैसे ज्योग्राफी से हैं तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी रिसर्च है वहाँ से निकल गई, हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो रिसर्च है, फिलोसॉफी है तो फिलोसॉफी से रिलेटेड जो भी रिसर्च है, तो रिसर्च डिपार्टमेंट से भी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती है जहाँ पर भी नेट या जेआरएफ वालों को ही अप्लाई करना होता है या पीएचडी वालों को अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये सारे सारे फायदे हैं जो आपको अंदर से मोटिवेशन देंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दूं प्यारे साथियों, देखो यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है ना, देखो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। देखो एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा सिंपली तरीके से बता देता हूँ। 2 पेपर होंगे यहाँ पर आपके, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन हो गए 150, ठीक है। और ये 150 क्वेश्चन है जो 300 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको सारे सारे क्वेश्चन करना बिल्कुल कंपलसरी होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। टोटल टाइम आपके पास 3 घंटे का होता है, 180 मिनट का। 180 मिनट में आपको पूरे 150 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, जो कि टोटल 300 नंबर का है। तो ये एक बहुत ही शानदार वाला एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि 3 घंटे में हमें केवल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यदि आप सही ढंग से टाइम मैनेज करते हो, आप पहले मॉक टेस्ट दे के देखते हो या फिर आप किसी के अच्छे तरीके से अपनी प्लानिंग बनाते हो, तो आपके लिए ये टाइम बिल्कुल सफिशिएंट रहता है, ठीक है, टाइम की कहीं कोई कमी नहीं आती। लेकिन इसमें जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 होते हैं ना, इन दोनों में भी क्या होता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है, मिनिमम मार्क्स का एक क्राइटेरिया होता है कि यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके इन दोनों पेपरों में मिनिमम 40% मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है, दोनों में। ऐसा नहीं है कि चलो आप फर्स्ट पेपर में 80% ले आए, सेकंड पेपर में आपका 40% का नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल फेल हैं। सेकंड पेपर में आपके 90% आ गए, फर्स्ट पेपर में आपके 40% नहीं आ रहे तो भी आप बिल्कुल फेल हैं। मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों को ये मिनिमम क्राइटेरिया तो कवर करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ओबीसी, एससी, एसटी, इन कैंडिडेटों को 35% का क्राइटेरिया है। कितना है? 35% का, कि जो एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको सब्जेक्ट में भी मिनिमम 35% मार्क्स लेके आने हैं और उनको फर्स्ट पेपर में भी मिनिमम 35% मार्क्स लेके आने हैं। ये है इसका मिनिमम क्राइटेरिया जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फॉर्म फी के बारे में बात करूं तो जनरल की जो फॉर्म फी है यहाँ पर 1000 रुपये रहती है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की यहाँ पर फॉर्म फी है जो 500 रुपये रहती है, ठीक है। तो यहाँ था, ये था इसका जो फॉर्म फी है उसके बारे में सारी बातें। तो ये डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कि अब की बार पास कितना किया जाएगा। देखो पिछली बार साल में एक बार पेपर हुआ, अब की बार साल में एक बार पेपर हो रहा है। 2 शिफ्टों को आपस में मर्ज किया जा रहा है। एक शिफ्ट में पास करने का रेशियो क्या रहता है कि भाई नेट 6% का और जेआरएफ 1% का। जितने कैंडिडेट पेपर देने के लिए बैठते हैं ना, उनका 6% का नेट होता है और 1% का जेआरएफ होता है। जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं उन 1% का जेआरएफ हो जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले 6% कैंडिडेटों का नेट हो जाता है। लेकिन अब की बार 2 शिफ्टों को आपस में मर्ज किया जा रहा है, तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो नेट है उसको 12% करो, जेआरएफ को 2% करो, जिससे कि जो भी मेरे प्यारे साथी हैं उनको कोई किसी तरीके का नुकसान ना उठाना पड़े। और उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन रिलीज हो उससे पहले पहले संभल जाओ प्यारे साथियों। लेकिन आप नहीं संभल रहे कोई भी। मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। मैं चाहूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 3 बार जेआरएफ है, कोई मेरे को स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन मैं केवल आपके लिए हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई लोगों, हम क्या करेंगे, हम अपनी डिमांड को हम खुद पूरा करेंगे। अब की बार की तरह मत करो कि चलो रिजल्ट आ गया उसके बाद में आप कोर्ट केस कर रहे हो।
कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। भाई मकान जल चुका है, पूरा खाक हो चुका है जलकर, और फिर आप पानी का टैंकर मंगवा रहे हो, क्या करोगे आप? केवल आप उस राख को भिगो सकते हो, उस मकान को किसी हालत में नहीं बचा सकते। मकान कब बचेगा? या तो आप आग लगने से पहले सतर्क होकर बैठेंगे कि यदि कभी बाई चांस आग लग जाती है तो हम इस तरीके से बुझा लेंगे, या फिर आप जैसे ही आग स्टार्ट होती है या आग लगने का आपको जैसे ही अनुमान लगता है, तुरंत आप आग बुझाने का सिस्टम खड़ा कर दो। आपका मकान बिल्कुल सेफ बच जाएगा। लेकिन आग लग चुकी है, पूरा मकान जल चुका है, और उसके बाद आप यदि आग बुझाने का सामान लेके आ रहे हो तो वो बिल्कुल एक पागलों वाला काम है। आप किसी भी हाल में मकान को नहीं बचा सकते, केवल आप उस राख को गीली कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ वायरल कर दो, क्योंकि अगले 1 या 2 दिन में, मैंने 28 तारीख की बात बोली थी, 28 तारीख को मैं आरटीआई नहीं लगाया, अब मैं आरटीआई लगाऊंगा 1 अप्रैल को। मैंने 28 तारीख को आरटीआई इसी वजह से नहीं लगाया क्योंकि उसमें आप लोगों का मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसमें आप लोग हेल्प करेंगे, क्योंकि उस वीडियो को आपने वायरल नहीं किया। हर एक कैंडिडेट के पास वो वीडियो पहुंचना चाहिए। लगभग इसके ऊपर 50,000 के आसपास यदि व्यूज आते हैं तो हम क्या करेंगे, 50,000 कैंडिडेट जुड़ जाएंगे, और फिर हम 50 के 50,000 कैंडिडेट यदि कोशिश करते हैं और उसमें से यदि 1,000 कैंडिडेट भी यदि आरटीआई लगाते हैं 10-10 रुपये खर्च करके, तो भाई साहब ये एक ट्रेडिंग का टॉपिक बन जाएगा और उन्हें अपनी मांग पूरी करनी होगी। और यदि हम 10,000 के आसपास उनके पास एक दिन में एक साथ सेम टॉपिक पर मेल सेंड करते हैं ना, तो भी एक बहुत बड़ा हाईलाइट मामला हो जाएगा। ट्विटर पर ट्रेंडिंग करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पर हम नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप कहोगे ट्वीट करना, तो ट्वीट भी करेंगे हम, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेल करना, आरटीआई करना, ये 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे लाडलों कि संभल जाओ। 1 अप्रैल को हम पूरी कोशिश करेंगे आरटीआई लगाने की, और कम से कम 1,000 आरटीआई लगाएंगे, कम से कम 10,000 के आसपास मेल करेंगे हम। और ये तब हो पाएगा जब आप सभी इस वीडियो को वायरल करोगे। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, आपके जितने भी साथी हैं, उन सभी के साथ शेयर करोगे। और शेयर करने में प्यारे साथी मात्र 1 सेकंड का टाइम लगता है। आप अपने 1 सेकंड से हो सकता है आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है सारी चीज़ें। हम केवल कोशिश कर सकते हैं, मैं केवल कह सकता हूँ, आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा। बात की जाए फॉर्म कब से स्टार्ट होंगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक से पूरा चांस है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। मई के फर्स्ट वीक तक फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग लास्ट वीक जून के में पेपर हो जाएगा। जून का जो लास्ट वीक है उसमें पेपर हो जाएगा। फर्स्ट वीक अप्रैल के में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। मई के फर्स्ट वीक तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और यदि आप जून 2022 में जेआरएफ निकालना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, तो बैच ले सकते हैं। आप अपना जेआरएफ नेट निकालने का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है जिसके थ्रू आप बैच ले पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।